हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, आज हम लोग करेंगे इंडियन इको का हमारा लास्ट चैप्टर, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। देखो, मैक्रो का हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, बीएसटी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आज इंडियन इको भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो आप लोगों के पास में थोड़ा सा लेट आ रहा है। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम लास्ट चैप्टर की वीडियो डाल दो, बट वीडियो लेट आ रहा है। रीज़न आप सब जानते हो, इस साल जुलाई से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कम्प्लीटली मैं मेडिसिन के ऊपर हूँ। अभी एक डॉक्टर को दिखाया था, उसने सर्जरी सजेस्ट करी है। अभी दूसरे डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कुछ दिन का मेडिकेशन है। तो देखते हैं यार, मैं सर्जरी अभी करा नहीं सकती, सर्जरी कराऊंगी देन आई वोंट बी एबल टू पुट वीडियोज़। तो चल रही है गाड़ी, मेडिसिन के साथ में वीडियो बनाते रहेंगे। अगर लग रहा है यार ठीक है भाई, एफर्ट है, लेक्चर अच्छा है, तो लाइक कर देना। लेट मी नो इन कमेंट्स कि कैसा लगा। शुरू करें हम लोग हमारा चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अभी को इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को स्टडी करने वाले हैं। कुल मिला के इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हम पढ़ चुके हैं इस पूरी किताब के अंदर, लेकिन उसे हम कंपेयर करने वाले हैं हमारे दो पड़ोसी देशों के साथ में, चाइना और पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि तीनों ही जो कंट्रीज है वो लगभग एक साथ फॉर्म हुई है ना। इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें या फिर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, तीनों कंट्रीज ने लगभग सेम तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है। तो तीनों को हम इस चैप्टर के अंदर कंपेयर करेंगे। शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है, सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तीनों का एक बेसिक हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशंस कब बने, 1947 के अंदर। दोनों एक दूसरे से सेपरेट भी हुए थे। तो हम हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को, पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त को। तो इंडिया पाकिस्तान कब फॉर्म हुए, 1947 के अंदर। हमसे 2 साल बाद में चाइना एस्टैब्लिश हुआ। चाइना को हम कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो 2 साल बाद में यानी कि 1949 के अंदर चाइना एस्टैब्लिश होता है। ये तो इजी सी बात हो गई। अब इस चैप्टर के अंदर यू डोंट हैव टू लर्न डेटा, डेटा आपको याद नहीं रखना है, बट यू हैव टू लर्न डेट्स। डेट्स आपको सारी याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछी जाएंगी कि आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे के सारे इवेंट्स को अरेंज करना है। तो इस चैप्टर से बहुत सारी डेट्स पूछी जाती है, डेट सारी याद रखना। चाइना एस्टैब्लिश हुआ 1949 के अंदर। अब तीनों कंट्रीज ने, इंडिया ने भी, चाइना ने भी और हमारे पाकिस्तान ने भी, तीनों कंट्रीज ने अपने देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसका सहारा लिया, प्लानिंग का सहारा लिया। इंडिया का तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो तीनों कंट्रीज ने अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सहारा लिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग का। जैसे आपको पता है कि इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 के अंदर। 1950 के अंदर हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, देन 1951 के अंदर इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। देन हमसे 2 साल बाद में 1953 के अंदर चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, और चाइना से भी 3 साल बाद में 1956 के अंदर पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। तो इस तरह से आपको सारी चीजें याद रखनी है एक ऑर्डर के अंदर। 1951 में इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, 2 साल बाद में 1953 के अंदर चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, उससे भी 3 साल बाद में 1956 के अंदर पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान्स को आज की डेट में बोला जाता है मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स। क्या कहते हैं, मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो आज की डेट में हम 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाते हैं। हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स बनाना छोड़ दिया। हमारा जो लास्ट 5 ईयर प्लान था ना, वो था हमारा 12th 5 ईयर प्लान। कौन सा था, 12th 5 ईयर प्लान, इंडिया की बात कर रही हूँ। और हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान आया था 2012 के अंदर। देखो, 2021 लिख रही हूँ। हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान आया था 2012 के अंदर। अब इंडिया के अंदर आपको पता है किस तरह से चलता है, अप्रैल टू मार्च। तो 2012 से लेकर 2017 उसका ड्यूरेशन रहा था। तो इंडिया का लास्ट 5 ईयर प्लान आया 2012 के अंदर, जिसका ड्यूरेशन था 2012 से लेकर 2017। चाइना और पाकिस्तान अभी भी 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का अभी चल रहा है 12th 5 ईयर प्लान। अभी पाकिस्तान का 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ था 2018 के अंदर।
तो पाकिस्तान के अंदर भी वैसा ही है, अप्रैल से मार्च तक का चलता है। तो ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, 2023 के अंदर खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की बात करिए, पाकिस्तान का 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है जो स्टार्ट हुआ 2018 के अंदर एंड इट विल एंड इन 2023। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर अप्रैल टू मार्च नहीं चलता, चाइना के अंदर वही जनवरी टू दिसंबर चलता है। तो चाइना भी काम कर रहा है अपने 14th 5 ईयर प्लान के ऊपर, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 2021 के अंदर। तो 21, 22, 23, 24, 25 ये चलेगा 2025 तक। सारी बेसिक बातें समझ में आ गई। अब तीनों ही कंट्रीज ने अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसका सहारा लिया? पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का सहारा लिया। यानी कि अगर हमें हमारी ग्रोथ करनी है, हमारा डेवलपमेंट करना है, तो हम मेन रोल किसको देंगे? पब्लिक सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा होगा? सेकेंडरी होगा, यानी कि बाद का होगा। समझ में आ गई सारी बेसिक बातें, काफी डेट्स भी याद हो गई। अब हम 1 बाय 1 तीनों कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इंडिया के बारे में हमें कुछ खास नहीं पढ़ना, जो हम लोगों ने इस पूरी बुक के अंदर पढ़ा है ना, हम सिर्फ उसे फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहली बात, इंडिया ने कैसी इकोनॉमी अपनाई? मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही पढ़ लिया था। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जिसके अंदर हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मैम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब देखो ऐसी इकोनॉमी जहां पर ज्यादा से ज्यादा रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आप में हम जैसे लोगों का ज्यादा रोल होता है। जो चीज की प्राइस वगैरह है वो डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। सरकार का इंटरवेंशन बहुत कम है। इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वहीं ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बना के किसको बेचना है, प्राइजेस वगैरह सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उस तरह की इकोनॉमी को हम बोल देते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया ने अपनाई मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको पता है हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी है विच वर्क्स फॉर द विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर भी है विच वर्क्स विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। समझ में आ गया? ग्रोथ स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया असाइंड प्राइमरी रोल टू द पब्लिक सेक्टर, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोगों ने हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मेन रोल किसे दिया? पब्लिक सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, कि अगर हमें हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है तो उसके अंदर पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का मेन रोल होगा। प्राइवेट सेक्टर का रोल भी था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा था? बाद का था। कैसा रोल रहा है? सेकेंडरी रोल रहा है, कम से कम 1991 तक। तो 1991 के अंदर रिफॉर्म्स आ गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले मेन रोल किसका रहा है? पब्लिक सेक्टर का। 5 year plans worked as the core element of the path of growth and public sector worked as the engine of growth। हमें पता है हम लोगों ने 5 year plans का सहारा लिया। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950 के अंदर और 1951 से हम लोगों ने 5 year plans बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें भी मेन रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का। एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी हम लोगों ने बनाया, जिसका मतलब है कि भाई ऐसे गुड्स बनाए जाएंगे, मतलब नेसेसिटी वाले आइटम्स बनाए जाएंगे जिसकी डिमांड हमारी बल्क ऑफ द पॉपुलेशन कर रही है। बहुत सारे लोग जिन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, जो नेसेसिटी वाले आइटम्स है, फूड ग्रेन्स वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, केरोसिन ऑयल वगैरह है, इस तरह के गुड्स बनाए जाएंगे, गुड्स बेचे जाएंगे, लेकिन मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा। मकसद होगा कि हमें लोगों की सोशल नीड्स को फुलफिल करना है। सोशल वेलफेयर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये प्लान्स बनाए गए, मतलब कंट्री की टाइम टू टाइम जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया। जैसे पहला 5 ईयर प्लान बनाया था, उस टाइम पर हमारी नीड थी कि यार देश के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान उस चीज को दिमाग में रख के बनाया। सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया कि यार देश के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, तो कंट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम प्लान्स बनाए गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसका नाम था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपको याद है देन पॉज दिस वीडियो और कमेंट्स के अंदर मुझे लिखकर बताओ कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होता है। अभी मैं बताती हूँ। अब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी मतलब हम लोगों ने देखा कि यार हम अब तक जिन चीज़ों का इम्पोर्ट कर रहे थे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्यों ना वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारे देश में बना लें ताकि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े। क्योंकि जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमें US डॉलर्स में पे करना पड़ता है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम होते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अब तक जिन चीज़ों का हम इम्पोर्ट कर रहे थे, क्यों ना वैसा का वैसा सब्सटीट्यूट हम हमारे देश में बना ले, तो हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इस स्ट्रैटेजी को बोला गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी।
अब हम लोगों ने करा क्या, देखो इसके अंदर हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहा फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हमें लग रहा था कि यार हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इंडिया का प्रोडक्ट है, वो बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने पहली बात तो इम्पोर्ट्स पर क्या लगा दिए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा। साथ में इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। हम लोगों ने हमारे टैरिफ इंक्रीज कर दिए ताकि हम कम से कम इंपोर्ट करें। तो ये थी हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनिशियली एवरीथिंग वेंट ऑल ओके, शुरुआती में सब अच्छा चल रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था लगभग 1965 के अंदर, इसकी शुरुआत हो गई थी। 65 से 68 के अंदर ये हमारे देश में आने लगा था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुई, एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करने लगा। वहीं आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज खुलने लगी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज खुलने लगी। उससे देश में देखा गया एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कि कैसे हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी। तो एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोगों ने देखा। तो 1990 तक सब अच्छा चल रहा था, सब चंगा था, ठीक है। लेकिन 1990 का एंड आते आते हम लोगों ने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक डेट के अंदर फंस चुकी है, यानी कि हमारे सरकार के ऊपर बहुत सारा कर्जा था, डेट था। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो थे हमारे पास में, हमारे आरबीआई के पास में बहुत सारा यूएस डॉलर का रिजर्व होता है, वो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे धीरे धीरे गिरने लग गए थे। मतलब अब हमारे पास में इतना ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था कि हम अगले 15 दिन के असेंशियल चीजों के इंपोर्ट का पेमेंट कर सकते थे। आप देख लो कैसी हमारी कंडीशन हो गई थी। हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, यानी कि जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस थे, वो कंटिन्यूअसली लॉसेस के अंदर जा रहे थे, तो चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट ने देखा है यार ये जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है ना, कि हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, ये बकवास है। हम लोग शिफ्ट कर गए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी से आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी पर। मैम इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा कि यार अब हम इंपोर्ट्स को नहीं रोकेंगे, हम उल्टा हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर देंगे। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, यूएस डॉलर आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसके अंदर होता है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी के अंदर होता है। तो इंपोर्ट करेंगे तो यूएस डॉलर जाता है, एक्सपोर्ट करेंगे तो यूएस डॉलर आएगा। तो हम लोगों ने देखा यार हम यूएस डॉलर को कमाने के बारे में सोचते हैं ना, तो हम आ गए आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी पर कि अब हम खुलकर एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हम अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व अर्न कर सकते हैं। और इसी के बाद में 1991 के अंदर सब बदल गया। 1991 के अंदर हमारे देश के अंदर आते हैं रिफॉर्म्स, यानी कि आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 चीजें हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये हम पढ़कर आ चुके हैं। अब आज की डेट की अगर हम बात करें, मैंने बता दिया आज हम 5 ईयर प्लान्स भी नहीं बनाते। 1950 के अंदर जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था उसको भी हमारे मोदी जी ने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, नीति आयोग से, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज हमारी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस डिसाइड करने का काम सरकार का नहीं है, प्राइसेस डिसाइड होती हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इजी पीजी हो गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइना। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। देखो एक तो इस चैप्टर के अंदर चाइना से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं पढ़ाऊंगी ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, तो एक तो चाइना से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में अगला एक क्वेश्चन बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से। मेन हमारा चाइना वाला टॉपिक है। तो देखो चाइना की अगर हम बात करें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब स्टैब्लिश हुआ, 1949 के अंदर। जिस तरह से हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी था, पब्लिक सेक्टर भी था, आज भी है, ऐसे ही चाइना ने अपनाई स्टेटिज्म। स्टेटिज्म भी बोल सकते हो आप, इसे कमांड इकोनॉमी भी बोल सकते हो। मैम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सब कुछ सरकार का। जैसे हमारे यहाँ पर मैंने बोला ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों होता है। मैंने कहा बस पब्लिक सेक्टर की ही चलेगी, सरकार की ही चलेगी, इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है स्टेटिज्म या फिर कमांड इकोनॉमी। कौन सी होती है, ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज वेस्ट विद द स्टेट। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। एक ऐसी इकोनॉमी
जहां पर सारे रिसोर्सेस किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। यानी कि आपका एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो भी किसका है, सरकार का है, सरकार की ओनरशिप है। इंडस्ट्रीज वगैरह पर भी सरकार की ओनरशिप है। जिन घरों में आप रह रहे हो उनकी भी ओनरशिप किसके पास में है, सरकार के पास में है। जब सारे रिसोर्सेस की ओनरशिप सरकार के हाथों में होती है वो कौन सी इकोनॉमी है, स्टेटिज्म है। समझ में आया। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी क्या बनाना है, कैसे बनाना है और बना के किन किन लोगों को बेचना है। इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है स्टेटिज्म या फिर कमांड इकोनॉमी। तो ऐसी इकोनॉमी अपनाई चाइना ने। अब देखो चाइना के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। चाइना की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी रही है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1978 से पहले का पीरियड, क्योंकि जैसे इंडिया में रिफॉर्म्स आए थे 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, सेम ऐसे ही चाइना के अंदर रिफॉर्म्स आए 1978 के अंदर। तो एक तो प्री 1978 पीरियड 1978 से पहले, और एक हो गया हमारा पोस्ट 1978 पीरियड। तो 1978 पीरियड से पहले यानी कि 1978 से पहले दो मेन चीजें हुई। पहला था GLF कैंपेन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, और एक था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। और 1978 के बाद में क्या आए, रिफॉर्म्स आए। दो फेसेस के अंदर रिफॉर्म्स आए थे। एक बार एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स मतलब बड़े बड़े चेंजेस, और एक बार रिफॉर्म्स आए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री 1978 पीरियड। 1978 से पहले क्या हुआ, तो देखो जो पहला इवेंट हुआ वो था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, है ना। अब लीप का मतलब होता है छलांग मारना। पहली बात तो इस कैंपेन की शुरुआत हुई 1958 के अंदर। डेट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और ये कैंपेन किसने स्टार्ट करा, उस टाइम के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जिनका नाम था माओ जेडोंग। क्या नाम था, माओ जेडोंग। पूरा नाम क्या है, माओ से TSE, है ना, टोंग जेडोंग। क्या बड़ा सारा नाम है ना, माओ से टुंग जेडोंग, हम इन्हें माओ जेडोंग बोलते हैं। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की शुरुआत किसने करी, उस टाइम के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ से टुंग जेडोंग ने। कब की बात है, 1958 की बात है। अब इनका क्या कहना था, लीप का मतलब होता है छलांग मारना, कि चाइनीज इकोनॉमी इतनी बड़ी छलांग मारेगी कि हम दुनिया के सारे देशों से आगे निकल जाएंगे। हमें एक बड़ी छलांग मारनी है और चाइनीज इकोनॉमी को बहुत बड़ा बनाना है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम करना है। तो इसके लिए इनकी इच्छा थी कि हम चाइना के अंदर वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। हर घर के अंदर हम इंडस्ट्री खोलेंगे, वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ये था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। Great Leap Forward campaign was a campaign launched in China in 1958 to kickstart the process of industrialization and economic growth across all parts of the country. मकसद क्या था कि चाइना के अंदर वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसकी वजह से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। मकसद सिर्फ और सिर्फ वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। अब माओ जेडोंग लोगों से क्या बोलते हैं कि आपके घर का जो बैकयार्ड है, बैकयार्ड मतलब आपके घर का जो पीछे वाला हिस्सा है, उस हिस्से के अंदर सब लोग क्या करो, इंडस्ट्री सेटअप करो। सब लोग भट्टी जलाओ, भट्टी जलाकर आप आयरन और स्टील से रिलेटेड काम करो। तो माओ जेडोंग ने हर लोगों को, हर फैमिली को इंसिस्ट करा कि आप अपने बैकयार्ड के अंदर इस तरह से भट्टियां जलाओ और भट्टियां जलाकर आयरन और स्टील से रिलेटेड काम करो, इन चीजों को पिघलाओ वगैरह। सो पीपल वर एनकरेज टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा अर्बन एरियाज के अंदर। इनफैक्ट रशिया ने भी अपने कुछ एक्सपर्ट्स भेजे चाइना के अंदर, जो चाइना को हेल्प कर रहे थे इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ में आ गया। ये तो हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर की बात। इसी GLF कैंपेन के अंदर एक चीज और आई, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कम्यून सिस्टम। समझ में आ गया। GLF कैंपेन के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ वो तो था वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के, लोगों को एनकरेज करा आप अपने घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो। इसी में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी एक चीज आई जिसका नाम था कम्यून सिस्टम। कम्यून का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में माओ जेडोंग ने लोगों को बोला कि कोई भी इंडिविजुअली फार्मिंग नहीं करेगा कि ये मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड है, कोई भी ऐसे फार्मिंग नहीं करेगा। एक बड़ा सारा लैंड अलॉट करा गया और बहुत सारे लोगों को बोला गया आप इस लैंड पर कलेक्टिवली फार्मिंग करो, ग्रुप के अंदर फार्मिंग करो ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आया, कम्यून सिस्टम आया। कम्यून सिस्टम के अंदर जितनी भी फार्मिंग पॉपुलेशन थी उस पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और ऐसे करके कुछ 26,000 ग्रुप्स बना दिए, मतलब 26,000 कम्यून्स बना दिए फार्मिंग पॉपुलेशन के। और इन ग्रुप्स को बोला गया कि आप ग्रुप के अंदर फार्मिंग करो, कलेक्टिव फार्मिंग करो। सो अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, है ना। देयर वर 26,000 कम्यून्स जिसने एंटायर फार्मिंग पॉपुलेशन को कवर कर दिया। समझ में आया। अब देखो ये जो GLF कैंपेन था इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा, ये भी मेन बात है। कुछ टाइम बाद में ऐसा होता है रशिया और चाइना के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लड़ाई वगैरह हो जाती है। तो रशिया ने अपने कुछ एक्सपर्ट्स भेज रखे थे चाइना के अंदर जो चाइना को हेल्प कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। रशिया उन एक्सपर्ट्स को वापस बुलवा लेता है, उन प्रोफेशनल्स को वापस बुलवा लेता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसमें भी देखा गया एक डेंट आ गया। डेंट मतलब चाइना का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं पीछे जाने लग गया। समझ में आया। जब रशिया ने अपने एक्सपर्ट्स को वापस बुलवा लिया, अपने प्रोफेशनल्स को वापस बुलवा लिया, तो कहीं ना कहीं चाइना में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसके अंदर एक डेंट आ गया, वो प्रोसेस थोड़ा सा पीछे रह जाने लग गया। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी चाइना के अंदर ड्रॉट्स आ गए। ड्रॉट्स का मतलब है सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद में फेमाइंस आ गए, यानी कि भूखमरी फैल गई, हंगर फैल गया, जिसकी वजह से किताबों में लिखा है कम से कम 30 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। और इसकी वजह से चाइना का एग्रीकल्चर ग्रोथ भी जो था वो भी पीछे रह गया। अब ये तो चाइना जो है वो अपनी किताबों में लिखता है, वो अपने बारे में बताता है, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, ये जो ड्रॉट्स आए थे, जो सूखा पड़ा था, ये कोई नेचुरल सूखा नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हुई तो सिर्फ उससे सूखा पड़ गया, कोई नेचुरल सूखा नहीं पड़ा था। ये तो चाइना के जो माओ जेडोंग थे इनकी पॉलिसीज ही कुछ ऐसी थी, बोलते ना कुछ इनकी कुनीतियां थी, खराब पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से चाइना के अंदर ड्रॉट्स आ गए, यानी कि भूखमरी फैल गई, सूखा वगैरह पड़ गया, जिसकी वजह से 30 मिलियन लोगों की डेथ हुई। लेकिन चाइना कभी भी इस बात को मानता ही नहीं है। मतलब चाइना के अंदर आप कभी भी चाइना के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ छाप ही नहीं सकते। चाइना कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि ये जो ड्रॉट आया था, इतने लोगों की डेथ हुई, ये चाइना की गलती से हुई, ये मैन मेड ड्रॉट था, ऐसा चाइना कभी मानता ही नहीं है। इनफैक्ट ये जो नंबर है ना 30 मिलियन, ये भी बहुत कम है। ये नंबर हकीकत में बहुत बड़ा नंबर था। 70 मिलियन 80 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में भी इतने लोग नहीं मारे गए थे जितने लोग इस ड्रॉट के अंदर मारे गए। बट चाइना कभी भी इस चीज को एडमिट नहीं करता। हम पढ़ते हैं, बाकी हमें लिखकर नहीं आना, लिखकर हमें वही आना जो किताबों में लिखा है। लेकिन देखो रियल बात क्या थी। रियल बात ये थी कि वो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे ना, माओ जेडोंग, वो एक कैंपेन लेकर आए जिस कैंपेन का नाम था द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। क्या नाम था? द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। अब इस कैंपेन के अंदर माओ जेडोंग क्या कहते हैं? माओ जेडोंग कहते हैं कि 4 चीजें जो है ना वो क्रॉप्स की दुश्मन है। 4 चीजें क्रॉप्स की दुश्मन है, और 4 चीजें हैं, एक तो स्पैरो वो जो बर्ड्स है, और एक फ्लाइज यानी कि मक्खियां, एक चूहे रैट्स, और एक है हमारे मस्कीटोज यानी कि मच्छर। 4 चीजें जो है वो क्या है? क्रॉप्स की दुश्मन है। तो उन्होंने लोगों को बोला अगर आपको कभी भी ये 4 चीजें दिखती है तो इन 4 चीजों को एकदम अच्छे से मार दो, एकदम अच्छे से खत्म कर दो। स्पेशली स्पैरोज के लिए बोला गया कि चिड़ियाओं को तो अच्छे से मार दो। तो आप देखो किस तरह से ये जो लड़का है वो गुलेल से चिड़ियाओं को मार रहा है, किस तरह से ये सारे लोग इकट्ठे होकर चिड़ियाओं के पीछे पड़े हैं, उनके दुश्मन बने हुए हैं। अब माओ जेडोंग ने ये तो बोल दिया कि चिड़िया को मार दो, चूहे को मार दो, मच्छर मक्खियों को मार दो, लेकिन वो ये बात भूल गए कि एक फूड चेन नाम की भी एक चीज होती है। फूड चेन हम लोगों ने बचपन में साइंस के अंदर पढ़ा है कि ये क्या है? ये प्लांट्स है, ये हमारी क्रॉप्स है, ये समझ लो। क्रॉप्स के ऊपर किसका अटैक होता है? ग्रासऑफर्स का अटैक होता है, टिड्डी वगैरह का अटैक होता है। और वो जो ग्रासऑफर है उसको कौन खाता है? उसको बर्ड्स वगैरह खा लेती है, फिर बर्ड्स को स्नेक्स खा लेते हैं, इसी तरह से होता है। अब माओ जेडोंग ने बोला कि बर्ड्स को खत्म कर दो, स्पैरो को खत्म कर दो। अब जब बर्ड्स खत्म हो जाएंगी, स्पैरो खत्म हो जाएंगी, तो स्पैरो किसको खाती है? ग्रासऑफर को खाती है। अगर बर्ड्स ही खत्म हो जाएंगी तो ग्रासऑफर का नंबर इंक्रीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ग्रासऑफर की पॉपुलेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और ग्रास ऑफर यानी कि टिड्डी की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई कि एक साथ बहुत सारे ग्रास ऑफर्स ने इन प्लांट्स पर अटैक करा, क्रॉप्स पर अटैक करा, सारी फसल को खत्म कर दिया, और चाइना के अंदर आ गए ड्रॉट
और फैमाइन। ठीक है, सूखे पड़ने को वैसे हम ड्रॉट्स बोलते हैं, चाइना ने बोला ड्रॉट्स आ गए थे, लेकिन क्या हुआ, ये मैन मेड पॉलिसी थी, कुछ गलत माओ जेडोंग ने कर दिया जिसकी वजह से वहां पर फैमाइन्स आ गए, यानी कि भूखमरी फैल गई, स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से लोगों की डेथ होने लगी। असल में कुछ 70 से 80 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन चाइना कहता है कि सिर्फ 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई। समझ में आया? तो चाइना कभी भी इस चीज को एडमिट नहीं करता। दूसरा, यहाँ पर चाइना के अंदर एक रिवर है जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, जिसका नाम है येलो रिवर। तो यहाँ पर हाँ कुछ फ्लड्स वगैरह आ गए थे, फ्लड्स वगैरह के आने की वजह से भी जो फसल है वो खराब हो गई थी, तो एक कारण ये भी था। तो इन सब रीजंस की वजह से चाइना के अंदर इतने लोगों की डेथ हुई और वहां का एग्रीकल्चर ग्रोथ भी कहीं ना कहीं पीछे रह गई। समझ में आया? तो ये था GLF कैंपेन और उसके अंदर क्या क्या कमियां आई। अब देखो दूसरी चीज है यहाँ पर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। GLF कैंपेन कब आया? 1958 के अंदर। कौन लेकर आए? माओ जेडोंग लेकर आए। दूसरी चीज आई ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई 1965 के अंदर और ये हमारा 10 साल तक चला था, माओ जेडोंग की डेथ तक चला था। तो ये चला 1966 से लेकर 1976 तक, 10 साल तक चला। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन भी कौन लेकर आए थे? माओ जेडोंग ही लेकर आए थे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर। तो वही लिखा है 1965 के अंदर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग जो है वो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं, जो चलता है हमारा 1976 तक चलता है। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ, पहले वाकई में जो हुआ वो समझ लो, देन हम बात करेंगे कि बुक्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो इसके अंदर हुआ क्या, अब चाइना के अंदर इतने लोगों की डेथ हो रही थी तो ऑब्वियसली बात है लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। लोगों को तो हकीकत पता थी कि ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है क्योंकि माओ जेडोंग एक खराब सी पॉलिसी लेकर आ गए थे, द ग्रेट स्पैरो कैंपेन, चाहे वो कुछ भी बोले, तो लोगों का गुस्सा माओ जेडोंग के प्रति बढ़ने लगा। तो इससे पीछा छुटाने के लिए माओ जेडोंग ने क्या करा, माओ जेडोंग ने खुद की एक किताब, जिस किताब का नाम था द लिटिल रेड बुक। अब इस लिटिल रेड बुक के अंदर एक तो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी भरी पड़ी थी, माओ जेडोंग की थिंकिंग भरी पड़ी थी कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, और एक बहुत ही पुराने टाइम के अंदर माओ जेडोंग के ऊपर जितने भी अत्याचार हुए थे, जितना माओ जेडोंग ने सहा था पुराने टाइम के अंदर, वो सब इस किताब के अंदर लिखा था। तो माओ जेडोंग ने क्या करा, जितने भी स्टूडेंट्स थे, प्रोफेशनल्स थे, उन सबको ये किताब थमा दी कि पढ़ो, इस किताब को अच्छे से पढ़ो। अब बच्चों का क्या है, बच्चे तो जो पढ़ेंगे वो वही समझेंगे, वो वही सीखेंगे, तो उन्हें ये किताब थमा दी गई। इस किताब के अंदर लिखा था कि माओ जेडोंग ने अपने लाइफ के अंदर क्या क्या सहा है, उन पर कितना अत्याचार हुआ है, माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी, ठीक है, माओ जेडोंग की जो जितनी भी उनकी थिंकिंग है, वो सारी की सारी चीजें इस किताब के अंदर लिखी थी। और इन बच्चों को सिखाया गया कि कोई भी अगर माओ जेडोंग के अगेंस्ट कुछ बोलता है, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे वो तुम्हारे दादा दादी हो, चाहे वो तुम्हारे टीचर्स हो, जो भी माओ जेडोंग के अगर अगेंस्ट कुछ बोलता है ना, उसे उड़ा दो, उसे मार दो, तुम कैसे भी करके उस इंसान को खत्म कर दो। तो इस तरह से माओ जेडोंग ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को गार्ड करने के लिए इस तरह से इन बच्चों का एक आर्मी क्रिएट कर ली, जिसका नाम था द रेड गार्ड डिवीजन, द रेड गार्ड डिवीजन। तो इस तरह से माओ जेडोंग ने एक आर्मी क्रिएट करी जिसका नाम था द रेड गार्ड डिवीजन, कि कोई भी अगर माओ जेडोंग के कुछ अगेंस्ट बोलता है, चाहे माता पिता हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे दोस्त हो, ये लोग उसे अच्छे से उड़ा देंगे। समझ में आया? और इसी तरह से एक बारी की बात है, 1966 की बात है और मुझे बहुत लिटरली बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने के अंदर, आप लोग देख सकते हो, स्टिल आई एम शूटिंग, तो मैनेज कर लेना प्लीज़, कुछ नहीं बोल सकती मैं। 1966 के अंदर, 1966 के अंदर ये जो द रेड गार्ड डिवीजन माओ जेडोंग ने बनाया, अपनी एक आर्मी बनाई। इस आर्मी ने चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर कम से कम 2000 लोगों को मार दिया, जो लोग माओ जेडोंग के अगेंस्ट कुछ बोल रहे थे। इसीलिए उस टाइम के अगस्त की बात कर रही हूँ मैं, 1966 के अंदर अगस्त के अंदर चाइना के बीजिंग के अंदर इन लोगों ने 2000 लोगों को मार दिया। तो उस टाइम के अगस्त को रेड अगस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा हार्श था ये सारा। लेकिन किताबों में क्या लिखा है कि इसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे, जो प्रोफेशनल्स थे, उन लोगों को गांव भेजा गया
ताकि वो पॉलिटिकल एक्सपर्टीज गेन कर सके। मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों को, प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को गांव भेज दिया गया और वहां पर उनके ऊपर माओइज्म थोपा गया। माओ जेडोंग की थिंकिंग और आइडियोलॉजी उन पर थोपी गई कि क्या माओ के अगेंस्ट बोलते हो, देखो माओ ने अपनी लाइफ के अंदर कितना सहा है, माओ की आइडियोलॉजी ये है, थिंकिंग ये है, तो माओ को एकदम भगवान बना दो। और बोलते भी है कि भाई ये जो रिवॉल्यूशन आया था इसने कहीं ना कहीं चाइना के अंदर जो रिसेशन आने वाला था उस रिसेशन के अगेंस्ट अच्छे से फाइट कर लिया इस रिवॉल्यूशन की वजह से, ऐसा किताबों में लिखा है। कहीं ना कहीं जो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी थी, यानी कि जो माओइज्म था, वो लोगों पर थोपा गया इस रिवॉल्यूशन के थ्रू। समझ में आ गया? अब देखो ये तो था 1978 से पहले वाला पीरियड, प्री 1978 पीरियड। हमें पढ़ना है पोस्ट 1978 पीरियड, अब कि 1978 के बाद में क्या हुआ, यहां तक का बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो चाइना के अंदर रिफॉर्म्स आ गए 1978 के अंदर, तो 1978 के बाद में क्या हुआ, चाइना इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय पार्शियली एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब देखो अभी तक तो चाइना के अंदर क्या था, स्टेटिज्म, यानी कि कमांड इकोनॉमी थी। अब धीरे धीरे चाइना जो है वो मार्केट इकोनॉमी को भी अपनाने लगा, यानी कि चाइना के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी आने लगा। और प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जिस चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा है उस चीज की प्राइसेस बढ़ जाती है, ऐसा ही होता है। पहले चाइना क्या था, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी कि कुछ एक्सपोर्ट भी नहीं करना, कुछ इंपोर्ट भी नहीं करना, दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं है। अब धीरे धीरे चाइना बनने लग गया ओपन इकोनॉमी, कि हम खुलकर हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करेंगे और हम हमारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी करेंगे। तो चाइना के अंदर रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आए, और कब से शुरुआत हुई, 1978 से। ये रिफॉर्म्स आए चाइना के अंदर दो फेजेस के अंदर, यानी कि दो बारी के अंदर। एक तो है फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फर्स्ट फेज के अंदर रिफॉर्म्स आए सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और दूसरा है हमारा सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इनमें चेंजेस आए सिर्फ और सिर्फ चाइना के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। इन द फर्स्ट फेज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। पहले क्या था, कम्यून सिस्टम था, यानी कि बड़ा सा लैंड है, ये क्या है, कम्यून लैंड है, जिस पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं ग्रुप के अंदर। कम्यून लैंड को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर दिया गया और हर इंडिविजुअल को एक एक लैंड अलॉट करा गया। कम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया, कम्यून लैंड वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड, और उसे किसको, इंडिविजुअल्स को अलॉट कर दिया गया। इंडिविजुअल्स को लैंड अलॉट करा, इंडिविजुअल्स को इस लैंड की ओनरशिप नहीं मिली। ये बात समझ रहे हो, आपको लैंड अलॉट कर दिया कि आप इस लैंड पर फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन ओनरशिप अभी भी सरकार की ही है। तो बोला गया इंडिविजुअल्स को कि आप इस लैंड पर काम करो, फार्मिंग करो, टैक्स पे करो, जो इनकम होती है वो आप रख सकते हो, मतलब आफ्टर पेइंग टैक्स जो भी इनकम है वो आपकी है, बस ओनरशिप लैंड की किसके पास में है, सरकार के पास में है। सो दे वर अलाउड टू कीप देयर इनकम फ्रॉम फार्मिंग आफ्टर पेइंग टैक्स लायबिलिटी। समझ में आ गया, कम्यून सिस्टम खत्म। सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो इस फेज के अंदर रिफॉर्म्स आए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। पहले सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर क्या था, पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर। अब चाइना के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी आने लगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स आने लगे जो काम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और कहीं ना कहीं इसी प्राइवेट सेक्टर ने जो चाइना के अंदर, जैसे इंडिया में हम PSUs बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, चाइना में बोला जाता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, यानी कि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थे उन्हें एक अच्छा खासा टफ कॉम्पिटिशन दिया। अब यहां पर जो मेन चीज है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। चाइना में एक सिस्टम आया जिस सिस्टम का नाम था ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। ड्यूअल मतलब दो होता है। अब यहां पर सरकार ने क्या बोला कि भाई एग्रीकल्चरल गुड्स प्लस इंडस्ट्रियल गुड्स, इनकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी तो आप सरकार की बताई हुई प्राइस पर ही सेल करोगे या फिर परचेज करोगे। एग्रीकल्चरल गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स की एक फिक्स्ड क्वांटिटी तो आप सरकार की बताई हुई प्राइस पर ही सेल और परचेज कर सकते हो। उसके अलावा जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो जो मार्केट में प्राइस चल रही है उस पर आप बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 100 किलो राइस है, तो 100 किलो राइस के लिए सरकार ने बोला कि 60 kg राइस, एक फिक्स क्वांटिटी हो गई 60 kg राइस। ये 60 kg राइस तो आप सरकार ने जो प्राइस डिसाइड करी है उसी पर बेच सकते हो। सरकार ने प्राइस डिसाइड कर दी 60 kg राइस ₹50 पर kg,
है ना, पर केजी की प्राइस है ₹50। ये तो आप सरकार की बताई हुई प्राइस पर ही सेल परचेज कर सकते हो। बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 40 केजी, उसे आप किसी भी प्राइस पर सेल कर सकते हो जो प्राइस मार्केट के अंदर चल रही है। प्राइस ऐसे डिसाइड होती है ना कि ये चीज की डिमांड है, ये सप्लाई है, जहां इंटरसेक्ट कर गए प्राइस आ गई, तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग आप सेल कर सकते हो। तो इट मींस फिक्सिंग द प्राइसेस इन 2 वेज, प्राइसेस को 2 वेज में फिक्स करा गया। फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बोला गया कि आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, जैसे मैंने 60 केजी बताया, उसे आप बेचोगे, खरीदोगे सरकार की बताई हुई फिक्स्ड प्राइस पर ही, ताकि ओवर प्राइस पर आप ना बेच सको, और रिमेनिंग क्वांटिटी अदर ट्रांजैक्शंस को आप मार्केट फोर्सेस के हिसाब से बेच सकते हो। दूसरी चीज जो चाइना ने करी, चाइना ने सेटअप करे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसे हम सेज भी बोलते हैं। सेज जो है वो इंडिया के अंदर भी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। मैम सेज क्या होता है? देखो सेज का मतलब है, मैंने कहा ये आपकी पूरी कंट्री है। अब पूरी कंट्री के अंदर ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है ना, इस एरिया को सेज डिक्लेयर कर दिया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये जो एरिया है, इसके जो बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड रूल्स होंगे वो रेस्ट ऑफ द कंट्री के बिजनेस रूल्स, ट्रेड रूल्स से डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेस के अंदर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हो, कोई बिजनेस सेटअप करते हो, तो सरकार आपसे कुछ सालों तक टैक्स नहीं लेगी, 5-1 साल तक टैक्स नहीं लेगी, और बाद में भी आपसे टैक्सेस कम लेगी। समझ में आया? अगर आप सेज के अंदर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपका बिजली पानी का बिल कम आएगा। प्लस अगर सेज के अंदर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस वगैरह है, और वो बिजनेस किसी चीज का इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट पर जो टैक्सेस पे करते हैं उसे टैरिफ बोलते हैं। आपको टैरिफ भी कम पे करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया? सेस के जो बिजनेस और ट्रेड रूल्स है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री के बिजनेस और ट्रेड रूल से डिफरेंट होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज एन एरिया विद इन द कंट्री वेयर बिजनेस एंड ट्रेड रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसे जो बिजनेसेस सेस के अंदर होते हैं उन्हें कम टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, प्लस इंपोर्ट पर जो टैक्सेस देने हैं यानी कि टैरिफ, वो भी उन्हें कम पे करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस कम है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर फॉरेनर्स भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा नहीं है। तो ये जो बिजनेस होते हैं वो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं। तो चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करके एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करा? एनकरेज करा। समझ में आ गया? तो इंडिया और चाइना हम लोगों ने पढ़ लिया। आखिरी आता है हमारे पास में पाकिस्तान। अब देखो, पाकिस्तान के बारे में हमें कुछ कमाल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने एग्जैक्टली वही चीजें करी है जो इंडिया ने करी थी। पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी इंडिया से सिमिलर है। जैसे इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। हम लोगों ने मेन रोल दिया पब्लिक सेक्टर को, पाकिस्तान ने भी मेन रोल दे दिया पब्लिक सेक्टर को। हम लोगों ने एक पॉलिसी अपनाई थी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि अब तक जिन चीज़ों का इंपोर्ट कर रहे थे, क्यों ना वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारे देश में बनाने लग जाए तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। सेम स्ट्रैटेजी अपना ली पाकिस्तान ने भी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा गया फॉरेन कंपटीशन से। कैसे प्रोटेक्ट करा गया? मैंने इंडिया वाले में बताया था कि इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दो, टैरिफ इंक्रीज कर दो, इंपोर्ट कम हो जाएंगे। इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दो कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या अलग पढ़ना है? जो इंडिया में पढ़ा वही सारा किसमें है? पाकिस्तान के अंदर भी है। जैसे इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पाकिस्तान के अंदर भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इंडिया के अंदर भी कई बार कुछ इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन हुआ था, पाकिस्तान में भी हुआ। पाकिस्तान के अंदर कैपिटल गुड्स से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी, उनका नेशनलाइजेशन हुआ कि सरकार ने उन इंडस्ट्रीज को अपने अंडर ले लिया। कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज की ओनरशिप सरकार ने अपने अंडर ले ली। लेकिन 1980s के अंदर पाकिस्तान को ये रियलाइज होता है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो सही से काम नहीं करी, उसकी वजह से पाकिस्तान को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो बाद में 1980s के एंड के अंदर पाकिस्तान ने इन इंडस्ट्रीज का फिर से डीनेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि पाकिस्तान ने अपने पास में ओनरशिप ले ली थी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज की, उन्हें दोबारा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, डीनेशनलाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन करा यानी कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करा और पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या करा? डिक्रीज करा।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी एनकरेज करा गया ताकि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रोथ और थोड़ा डेवलपमेंट हो सके। हालांकि पाकिस्तान के अंदर उतना ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ नहीं इंडिया चाइना के कंपैरिजन में। अब देखो, ये हम लोगों ने तीनों कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया, मतलब ये समझ लो आधे से ज्यादा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीनों कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस, इनके अचीवमेंट्स को हम अलग अलग इंडिकेटर्स के बेसिस पर कंपेयर करने वाले हैं। तो तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। पहला है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, जिसमें हम पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें देखेंगे। सेकेंड है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टोरल चेंजेस। इसमें दो बातें हैं, पहला हम जीडीपी को कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे सेक्टोरल चेंजेस की किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। और थर्ड है इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी इसे हम बोलते हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक बातें देखेंगे कि लोगों को पीने को साफ पानी मिल रहा है ना, सैनिटेशन फैसिलिटीज कैसी हैं, इस तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। देखो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में हमारे पास में क्या क्या है, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं हम। सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज। तो आपको आज की डेट में तो पता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है। हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन हमारे पास में डेटा 2017-18 का ही गिवन है, इससे नया डेटा गिवन नहीं है। इस डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, चाइना की, लिखा है ना, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है मिलियंस में। सेकंड नंबर पर इंडिया की, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान की। आप लिख देना आज की डेट में इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सेकेंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान, और ब्रैकेट में मेंशन कर देना दिस इज ओल्ड डाटा अकॉर्डिंग टू 2017-18। तो पॉपुलेशन साइज की बात करें तो भाई इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन से कई ज्यादा है, वो तो हमें दिख रहा है। इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन से कई ज्यादा है। मतलब अगर इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन को प्लस कर दिया ना हम लोगों ने, इंडिया प्लस चाइना की जो पॉपुलेशन है उसे अगर हमने प्लस कर दिया, तो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 38% पॉपुलेशन तो इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन ही है। पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 38% कर दो, वो तो इंडिया चाइना की पॉपुलेशन ही है। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, इंडिया की पॉपुलेशन ले लो चाहे चाइना की पॉपुलेशन ले लो, हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 1/10 कर दो, वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। मतलब अगर इंडिया की पॉपुलेशन 100 है तो उसका 1/10 कर दो, पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, सिर्फ 10 है, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा सा देश है। समझ में आ गया। तो पहला हो गया पॉपुलेशन साइज। दूसरा है इसके अंदर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी का मतलब होता है भीड़। क्या होता है डेंसिटी का मतलब, भीड़। देखो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, जब हम पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमें भीड़ का पता चलता है, डेंसिटी का पता चलता है। अब मान लो मैंने कहा सबसे पहली बात तो जो भीड़ है वो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है ना, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और एरिया उतना नहीं है। मैं कह सकती हूँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और एरिया उतना नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अंदर भीड़ ज्यादा है। सेकेंड नंबर पर आता है पाकिस्तान। सबसे अच्छी कंडीशन किसकी है, चाइना की है। चाइना के अंदर भीड़ कम क्यों है, क्योंकि चाइना का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया। तो चाइना की डेंसिटी यानी कि भीड़ कम है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में, क्योंकि चाइना का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है। जैसे चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सिर्फ 148 लोग रह रहे हैं, इंडिया के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 455 लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 275 लोग रह रहे हैं। तो नंबर 1 सबसे अच्छा कौन सा है, चाइना, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड इंडिया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन वाकई में बहुत ज्यादा है। अब देखो अगर डेंसिटी ज्यादा होती है यानी कि भीड़ ज्यादा होती है जैसा इंडिया के अंदर है, तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर स्ट्रेस बढ़ता है। भीड़ ज्यादा है तो उतने ही लैंड पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, वहां पर बिल्डिंग सेटअप करनी पड़ेगी, रेजिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल वगैरह। समझ आओ ना, ये पिज्जा है, खाने वाला एक जना है पूरा मिल जाएगा, 2 जने आधा आधा करना पड़ेगा, 10 जने तो सबको जरा जरा सा मिलेगा। तो वही अगर डेंसिटी कम होती है तो नेचुरल रिसोर्सेज पर स्ट्रेस नहीं पड़ता, उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, सबको अच्छा मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छे हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह हैं। लेकिन अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता है,
हर स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, कॉलेज के लिए पेपर देना पड़ेगा, सबको नौकरी नहीं मिलेगी। समझ में आ गया। थर्ड है हमारे पास में फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक फीमेल अपने फर्टाइल एज के अंदर कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा बच्चों को जन्म दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन वैसे भी कम है, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ज्यादा बच्चों को जन्म दिया जाता है। सेकंड नंबर पर इंडिया, यहाँ पर भी चाइना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन बाद में चाइना जो है वो एक पॉलिसी लेकर आया था जिसका नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑन एन एवरेज हर फैमिली जो है वो एक ही बच्चा कर सकती, एक से ज्यादा बच्चा नहीं कर सकती। बाद में चाइना ने इस पॉलिसी को हटा के टू चाइल्ड पॉलिसी भी कर दिया। इस पॉलिसी की वजह से चाइना की फर्टिलिटी रेट कम है कि ऑन एन एवरेज एक फीमेल अपनी फर्टाइल एज में कम बच्चों को जन्म देती है चाइना के अंदर। वही लिखा है, चाइना हैज लो फर्टिलिटी रेट। इंडिया और पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें, क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर 1979 के अंदर क्या आ गई थी? वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी। अब मैम वन चाइल्ड पॉलिसी क्या होता है? वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1979। क्यों? क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाइना ये पॉलिसी लेकर आया कि कोई भी फैमिली जो है वो एक ही बच्चा कर सकती है, एक से ज्यादा बच्चा नहीं कर सकती, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और इसी पॉलिसी की वजह से चाइना की 1979 के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, हर साल पॉपुलेशन कितने से बढ़ रही है, वो 1.33 से डिक्रीज होकर लगभग आधी हो गई 0.46 2017 के अंदर। लेकिन 2016 के अंदर चाइना ने अपनी इस वन चाइल्ड पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया। रीजन क्या है? इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू इसलिए करा क्योंकि एल्डरली लोगों का प्रपोर्शन तो चाइना में बढ़ने लग गया, ठीक है, और यंग लोगों का प्रपोर्शन क्या हो रहा था? कम हो रहा था। समझ गए होंगे ना, वन चाइल्ड पॉलिसी आप एक ही बच्चा कर सकते हो, तो यंग लोगों का प्रपोर्शन कम हो गया, बुजुर्ग ऑलरेडी ज्यादा है। अब बुजुर्ग लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते, प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन कंट्रीब्यूट करते हैं? यंग लोग, और उनका प्रपोर्शन क्या है? कम है। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था कि अगर आप एक ही बच्चा कर सकते हो तो लोगों की ऐसी मानसिकता है, ऐसी सोच है कि वो लड़का होना चाहिए जो बच्चा है। ऐसा होता है, इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा, लोग 3-3 4-4 बच्चे करते जाते हैं बॉय चाइल्ड के लिए कि हमारा लड़का हो। तो वही है कि अगर मान लो एक आप बच्चा कर सकते हो और वो जो बच्चा है वो फीमेल हो जाती है, तो लोग फेटिसाइड करवा देते हैं, यानी कि वूम के अंदर ही उसे मरवा देते हैं। तो ऐसी वजह से क्या होगा? चाइना का सेक्स रेशियो कहीं ना कहीं बिगड़ने लग गया कि नंबर ऑफ मेल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फीमेल्स कम है। सोशल भी कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। तो वही है, चाइना डिसकंटिन्यूड दिस पॉलिसी बिकॉज ड्यू टू दिस पॉलिसी द प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन कंपैरिजन टू यंगर पॉपुलेशन। दूसरा क्या था? Due to high preference for a male child, having only one girl child led to serious discontentment and led to a gap between number of males and females. तो हर फैमिली को अब अलाउ करा जा रहा है कि आप कम से कम कितने बच्चे रख सकते हो? 2 बच्चे रख सकते हो। फोर्थ आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन के अंदर कितनी स्पीड से हमारी पॉपुलेशन हर साल ग्रो कर रही है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी ग्रो कर रही है? पाकिस्तान की। कम है पॉपुलेशन लेकिन ग्रो कर रही है धीरे धीरे। सेकंड नंबर पर आता है इंडिया, थर्ड नंबर पर है चाइना। चाइना की पॉपुलेशन अब उतने स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है क्योंकि वहां पर 2 चाइल्ड पॉलिसी है। इंडिया में तो अभी भी लोग 3-3 4-4 बच्चे कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? तो फर्टिलिटी रेट कम है चाइना में, चाइना की ग्रोथ रेट जो है वो कम है तीनों नेशंस के अंदर। पाकिस्तान स्पीड से अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, इंडिया भी अपनी पॉपुलेशन को ग्रो कर रहा है, हम लोगों ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। फिर आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है कितने परसेंट लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, मतलब कितना कंट्री का जो एरिया है वो अर्बन बन चुका है, यानी कि शहरों में कन्वर्ट हो चुका है कि वहां पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स वगैरह हैं, मूवी थिएटर्स वगैरह हैं। तो देखो इसमें सबसे अच्छा चाइना परफॉर्म कर रहा है, सेकेंड नंबर पर पाकिस्तान, थर्ड नंबर पर इंडिया। चाइना के अंदर 59 लगभग 60% जो एरिया है वो अर्बन है, शहर है। पाकिस्तान में भी 37% एरिया अर्बनाइज्ड है और इंडिया के अंदर सिर्फ 34% एरिया ही अर्बनाइज्ड है, बाकी एरिया कैसा है? रूरल एरिया है। समझ में आ गया? तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है मेकिंग एन एरिया मोर अर्बन, यानी कि शहरों में कन्वर्ट करना। चाइना और पाकिस्तान हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अर्बनाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी शो करता है।
कि अगर लोग अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग खेती तो नहीं कर रहे। हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्चरी सेक्टर में शिफ्ट कर रही है, ये शो होता है अर्बनाइजेशन से। तो इंडिया के अंदर सिर्फ 34% पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है, बाकी जो लोग गांव में रह रहे हैं वो वही एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है। चाइना में 59 और पाकिस्तान में भी हमसे बेटर है 37। चाइना हैज अ बेटर रिकॉर्ड ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर, आपको पता ही है। और लास्ट है हमारे पास में इसमें सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है कि अगर 1000 मेल्स हैं तो 1000 के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्स रेशियो है ऐसा होना चाहिए ना कि 1000 मेल्स है तो 1000 ही फीमेल्स होनी चाहिए। ये जो सेक्स रेशियो है वो तीनों कंट्रीज के अंदर बायस्ड है। सबसे ज्यादा बायस्ड कहाँ पर है? सबसे ज्यादा बायस्ड अगर हम बात करें तो वो इंडिया के अंदर है। चाइना में अगर 1000 मेल्स है तो उनके कंपैरिजन में 949 फीमेल्स है। बायस्ड ये बराबर होने चाहिए, मतलब बच्चे कुछ ही जो मेल्स है वो तो कुंवारे रह जाएंगे। सेकेंड नंबर पर आता है पाकिस्तान, हमसे बेटर है। और थर्ड नंबर पर आता है इंडिया। तो ये जो है सेक्स रेशियो वो तीनों ही देशों में क्या है? बायस्ड है। नंबर ऑफ मेल मेंबर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फीमेल्स कम है। इट मींस नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स तीनों देशों में बायस्ड है। सेक्स रेशियो इज लोएस्ट इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान, आप लोगों ने देख ही लिया। इसमें भी सबसे बेटर चाइना है, सेकंड नंबर पर पाकिस्तान, थर्ड नंबर पर इंडिया। बट ऑल ओवर इंडिया पाकिस्तान से बेटर है। रीजन इज हमारी पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है यार। और फीमेल फेटिसाइड इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि पता चल जाता है कि भाई वॉर्म में जो बच्चा है वो फीमेल है तो पेरेंट्स उसको वॉर्म में किल करवा देते हैं, अबॉर्ट वगैरह करवा देते हैं। दिस इज द मेन रीजन कि सेक्स रेशियो हमारे यहाँ पर कैसा है? बायस्ड है। समझ में आ गया? तो यार ये देखकर हमें समझ में आ रहा है कि सबसे बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है? चाइना, सेकंड नंबर पर इंडिया, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। कुछ चीजों में आपको लगेगा कि मैम पाकिस्तान तो हमसे बेटर है ना, हाँ बेटर है कुछ चीजों में, लेकिन आप ये भी तो देखो पाकिस्तान इज अ स्मॉल कंट्री, वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो उसको कंसिडर करते हुए इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान। समझ में आया? ये हो गए डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। अगला आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टोरल चेंजेस। तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टोरल चेंजेस, दो बातें। सबसे पहले हम जीडीपी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी दे रखा है कि जीडीपी में हर साल कितना इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। 1980 से 1990 का डाटा दे रखा है और 2015 से 17 वाला डाटा दे रखा है। पहले 1980 से 1990 का डाटा देखो तो देखो चाइना की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी, मतलब स्पीड से जीडीपी बढ़ रहा था, हर साल जीडीपी बढ़ रहा है 10% से। सेकेंड नंबर पर था पाकिस्तान और थर्ड नंबर पर था इंडिया। ठीक है, सबसे अच्छा चाइना परफॉर्म कर रहा था, सेकेंड नंबर पर पाकिस्तान एंड इंडिया वॉज थर्ड नंबर। 15-17 का अगर हम डेटा देखें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है? इंडिया की। अरे वाह, सेकेंड नंबर पर आता है चाइना और थर्ड नंबर पर पहुंच गया पाकिस्तान। और आज की डेट में तो पाकिस्तान की बहुत ही मतलब कंडीशन खराब है। बोलते हैं ना कि हम लोग पाकिस्तान वालों के, कई आपने मीम्स देखे होंगे, पाकिस्तान वाले ऑलरेडी चांद पर है कि चांद पर भी पानी नहीं मिल रहा, चांद पर भी खाने को नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में भी पानी नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही। तो बहुत बुरी कंडीशन है आज की डेट में तो पाकिस्तान की। तो देखो एक चीज और आपको यहाँ पर समझ में आएगी, चाइना की ग्रोथ रेट डिक्रीज हुई है, 10.3 से 6.8 आ गई। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट डेफिनेटली डिक्रीज हुई है और इंडिया जो सबसे पीछे था उसकी ग्रोथ रेट उल्टा क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, 5.7 से 7.3 आ गया। देख रहे हो? तो सबसे पहले साइज ऑफ द इकोनॉमी, चाइना जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फर्स्ट कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना का जीडीपी है लगभग 22.5 ट्रिलियन डॉलर, कहीं नहीं पूछा जाएगा। इंडिया का जीडीपी है 9.03 ट्रिलियन डॉलर, चाइना के जीडीपी का 41%, आधा भी नहीं है। आज भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं। और पाकिस्तान का जीडीपी तो बहुत ही कम है, हमारे जीडीपी का कुछ 11% समझ लो, इंडिया के जीडीपी का 11% कर लो, वो पाकिस्तान का जीडीपी है। बहुत छोटा देश है, समझ पा रहे हो? तो चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान दोनों की ग्रोथ रेट क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। मैंने अभी आपको बताया था चाइना की ग्रोथ रेट भी डिक्रीज हुई, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भी डिक्रीज हुई, लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट उल्टा क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, 5.7% से हो गई 7.3%। ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। अब देखो क्या कारण है कि चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है? रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना। चाइना की ग्रोथ रेट डिक्रीज क्यों हुई, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट डिक्रीज क्यों हुई? पहले हम किसकी बात करें?
चाइना की बात कर रहे हैं। तो देखो कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमीज ही कहीं ना कहीं डाउन गई है। लगभग हर देश की इकोनॉमी डाउन गई है, चाहे वो यूएसए हो चाहे इंडिया हो। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हर देश की इकोनॉमी डाउन जा रही है, लोगों के पास में अगर पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे। तो दिस इज द रीजन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हुई है। चाइना की इकोनॉमी डाउन गई। चाइना के अंदर अब एमपीएस बढ़ता जा रहा है। एमपीएस का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि लोग अब सेविंग्स ज्यादा करने लगे हैं। एमपीएस सी कम हो रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि लोग जो है वो कंजम्पशन कम करने लगे हैं और लोग पैसा सेव ज्यादा करने लगे। जब सब लोग पैसा सेव करते हैं वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, देश के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस कम हो जाता है। चाइना में करप्शन बढ़ रहा है, क्राइम्स आप देख ही रहे हो। जैसे कोविड आया तो कोविड के लिए भी सब लोग हम चाइना को ही ब्लेम करते हैं। अभी पीछे मैंने आपको जेएलएफ कैंपेन बताया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के अंदर जो जो गलतियां हुई थी, स्पैरो कैंपेन वगैरह, जो चाइना कभी एडमिट भी नहीं करता है, अपना ट्रू डेटा भी कभी कहीं पर शो नहीं करता कि कितनी डेथ्स हो रही है, कुछ भी। तो इन करप्शन और क्राइम्स की वजह से चाइना की इकोनॉमी डाउन जा रही है। चाइना की जो स्किल्ड लेबर है कहीं ना कहीं वो माइग्रेट होकर दूसरे देशों में जा रही है। चाइना के अंदर इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस है, वो वहां क्यों रहेंगे? तो वो लोग मूव करके दूसरे देशों में जा रहे हैं। चाइना के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो चाइना में पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि चाइना के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, सरकार हर चीज में इंटरवेयर करती है। तो वो लोग भी मूव करके दूसरे देशों के अंदर जा रहे हैं। एनवायरमेंट चाइना का खराब हो रहा है, जीडीपी अगर बढ़ भी रहा है तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट खराब हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा। दिस इज द रीजन चाइना की इकोनॉमी डाउन जा रही है। सेम इसी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन जा रही है। उसके पीछे क्या क्या कारण है देखो, चाहे पाकिस्तान के खुद के इन्वेस्टर्स हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, बाहर के इन्वेस्टर्स हो, हर कोई पाकिस्तान में अब पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ब्राइब चलती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरकार अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई, कोई भी सरकार अपना 5 साल तक का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई, सरकारें गिर जाती हैं। कितनी इंस्टेबिलिटी है, जीडीपी ग्रोथ बहुत कम है, इनकम लोगों की बहुत कम है। एक लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप में पाकिस्तान की इकोनॉमी फंस चुकी है कि लोगों की इनकम कम है। अगर लोगों की इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली बात है लोग खर्चा भी कम करेंगे, कंजम्पशन। खर्चा नहीं कर रहे हैं लोग तो प्रोड्यूसर भी क्यों कोई चीज बनाएगा, क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा? तो देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कम है। अगर देश में इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो देश की ग्रोथ भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एकदम लो इनकम लो ग्रोथ वाले ट्रैप के अंदर, जाल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी फंस चुकी है। अब देखो इसके अंदर दो बातें थी, एक तो मैंने आपको क्या बताया, पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो पढ़ लिया। सेकंड आता है हमारे पास में सेक्टोरल चेंजेस। सेक्टोरल चेंजेस का मतलब है, आपको पता है हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर्स है। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है, थर्ड इज टर्चरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, इसमें आईटी बैंक वगैरह आ जाते हैं। तो एक तो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तीनों सेक्टर्स का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, कितना % कंट्रीब्यूशन है, और ये है हमारा वर्कफोर्स की कितनी पॉपुलेशन हमारी कौन से सेक्टर के अंदर है। तो सबसे पहले वर्कफोर्स देखते हैं। देखो हम बहुत आसानी से समझ में आएगा, याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारी 43% जो वर्कफोर्स है, पॉपुलेशन है, वो कौन से सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। 32% पॉपुलेशन हमारी कौन से सेक्टर के अंदर है, सर्विस यानी कि टर्चरी सेक्टर में है, और सिर्फ 25% पॉपुलेशन हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर है। लेकिन अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फिर भी हमारा सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, सेकंड नंबर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर और थर्ड नंबर पर एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब समझ रहे हो, होना ऐसा चाहिए कि जिस सेक्टर के अंदर हमारी ज्यादा पॉपुलेशन है वही सेक्टर हमारा जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, जिस सेक्टर में कम पॉपुलेशन है वो कम कंट्रीब्यूट करे जीडीपी में। लेकिन एकदम उल्टा है, 43% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंगेज्ड है और एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% है। समझ पा रहे हो? लेकिन देखो चाइना में कितना सही है, चाइना में 46% पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड है और सर्विस सेक्टर का ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। सही है ना? सेकंड नंबर पर 28% पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में है,
तो सेकंड नंबर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का 41% कंट्रीब्यूशन, थर्ड नंबर पर सिर्फ 26% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है और एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी सबसे कम है। तो सही है ना, जिस सेक्टर में पॉपुलेशन ज्यादा उसी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा, जिस सेक्टर में पॉपुलेशन कम उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कम। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं था, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लेकिन सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का। पाकिस्तान का क्या है, 41% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में, 35% पॉपुलेशन इंडिया की तरह टर्चरी सेक्टर में और थर्ड नंबर पर आता है सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन अगर आप देखो सबसे ज्यादा टर्चरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, सेकंड नंबर पर एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है और थर्ड नंबर पर आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये याद नहीं रखना, बस आपको सिर्फ समझ के रखना है। तो देखो तीनों कंट्रीज ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन शो करा है। ये डाटा तो 18-19 का है। पहले के टाइम पर तीनों ही देशों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थी और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन अब तीनों ही इकोनॉमीज इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्चरी सेक्टर पर शिफ्ट कर गई है। अब एग्रीकल्चर जो है वो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर नहीं है जीडीपी के अंदर। आप देख लो तीनों ही इकोनॉमीज के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तीसरे और दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर नहीं है जीडीपी के अंदर। प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर है जीडीपी के अंदर हमारा सर्विस सेक्टर यानी कि टर्चरी सेक्टर। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का है। हालांकि चाइना के अंदर भी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का है। लेकिन आप ये देखो कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। इंडिया के अंदर सिर्फ 30% कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 19% ही है। चाइना में भी समझ में आ रहा है कि पहले नंबर पर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है 41%। तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर टर्चरी सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है माना कि जीडीपी के अंदर, लेकिन इंडिया पाकिस्तान अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पीछे छोड़ चुके हैं। लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ दिया। चाइना के अंदर भी टर्चरी सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है दिख रहा है, लेकिन चाइना ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पीछे कभी नहीं छोड़ा है। आप देख लो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 30%, पाकिस्तान में 19%, चाइना में आज भी दिस परसेंटेज इज 41%। समझ में आया? सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर शोज साइन ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। एक डेवलप्ड नेशन के अंदर क्या होता है, पहले पॉपुलेशन कौन से सेक्टर के अंदर ज्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगता है और फिर धीरे धीरे टर्चरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगता है। चाइना में ऐसे ही हुआ है, एग्रीकल्चर से चाइना आया इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, इंडस्ट्रियल से आया टर्चरी सेक्टर के ऊपर। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने जंप लगा दी, हम सीधे एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन से सेक्टर पर आ गए, टर्चरी सेक्टर पर आ गए। हम लोगों ने हमारे इंडस्ट्रियल यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। इंडिया एंड पाकिस्तान हैज डायरेक्टली शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्चरी सेक्टर, implying that lesser emphasis has been given to industrial expansion in India and Pakistan as compared to China. चाइना ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बरकरार रखा है और हमारा टर्चरी सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है, आपको पता है हमारा आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इतनी सारी एमएनसीज हमारे देश में सेटअप होने लग गई। दिस इज द रीजन हमारा टर्चरी सेक्टर ग्रो कर रहा है और प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर है जीडीपी के अंदर। चमका अच्छे से। अब देखो लास्ट आता है हमारे पास में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें 3 बातें हैं। देखो अगर आप गौर से देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, पहले कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे, 2 समझ में आ गए ना। सबसे पहले हम लोगों ने देखे हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, कौन से, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। फिर हम लोगों ने देखा जीडीपी एंड सेक्टोरल चेंजेस। अब थर्ड है इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखो इसके अंदर हमारे पास में 3 चीजें हैं। पहले कुछ इंडिकेटर्स हैं जो किससे रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्दी लाइफ से रिलेटेड है। फिर कुछ जैसे हेल्दी लाइफ के अंदर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑन एन एवरेज एक आदमी कितने साल जीता है, जितना अच्छा होता है ये उतना बेटर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मतलब 1 साल तक का बच्चा, तो बच्चे का जन्म हुआ है और बच्चा जब 1 साल तक का होगा, जन्म से लेकर 1 साल तक का होगा, तो उसके बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो अगर मैंने कहा 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है, तो जन्म से लेकर जब तक बच्चा 1 साल तक का होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो ये रेट जितनी कम हो उतना ही अच्छा है, ठीक है। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट मतलब डिलीवरी के टाइम पर जो मदर्स की डेथ होती है उसे हम मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, जितनी कम हो उतनी अच्छा है। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड बच्चे, अंडर नरिश्ड स्टूडेंट मतलब वो बच्चे जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ये भी जितना कम हो उतना अच्छा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो वो अच्छा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए, मैटरनल मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए और अंडर नरिश्ड बच्चों का परसेंटेज कम होना चाहिए। ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड इंडिकेटर्स है। फिर एक इंडिकेटर है हमारे पास में नॉलेज से रिलेटेड, नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन हैज अटेंडेड स्कूल, कितने साल एक इंसान ने स्कूल अटेंड करा है, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। कितने साल एक पर्सन ने स्कूल अटेंड करा है, तो ये तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब हायर एजुकेशन इंसान ले। और लास्ट इंडिकेटर्स है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इनकम से रिलेटेड। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड तो इसमें है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि जो भी देश की नेशनल इनकम है उसे नंबर ऑफ पर्सन्स पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, पर पर्सन की इनकम पता चल जाएगी। पॉपुलेशन जिन्हें बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी मिल रही है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ये भी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और पॉपुलेशन जिन्हें बेसिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिल रही है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो देखो वन बाय वन देखो। सबसे पहले लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ से रिलेटेड हम बात करते हैं। सब में आप देखोगे चाइना सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेकेंड नंबर पर इंडिया और थर्ड नंबर पर आता है पाकिस्तान। मेरे को सच में मतलब मैं अंदर से, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ बट मैं अंदर से इरिटेट हो रही हूँ, जो मेरे को बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, बिल्कुल भी नहीं। देखो अब सबसे पहले हमारे पास में आप देखोगे सबसे अच्छा चाइना परफॉर्म कर रहा है, सेकंड नंबर पर इंडिया और थर्ड नंबर पर आता है पाकिस्तान। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने साल जी सकता है, तो चाइना के अंदर है 76, मतलब 76.9, 77 ईयर्स ही हो गया। फर्स्ट नंबर पर चाइना अच्छा है, सेकंड नंबर पर इंडिया 69.7, नॉट बैड, और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान आता है 67.3, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको बताया, अगर 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो कितने बच्चों की डेथ हो जाती है जब तक वो 1 साल तक के हो रहे हैं। चाइना के अंदर कम है, मोर्टेलिटी तो कम हो उतना ही अच्छा है, मृत्यु तो जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। सेकंड नंबर पर इंडिया, पाकिस्तान में नंबर बहुत ज़्यादा गंदा है, 57.2, बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको बता ही दिया कि मदर्स की डिलीवरी के टाइम पर जो डेथ हो जाती है, चाइना में सबसे कम है, इंडिया में भी ठीक है और पाकिस्तान सबसे पीछे है। अंडर नरिश्ड बच्चों की अगर हम बात करें तो चाइना में बहुत कम है, सेकंड नंबर पर इंडिया, और नहीं सेकंड नंबर पर पाकिस्तान है, सेकंड नंबर पर पाकिस्तान है और थर्ड नंबर पर इंडिया है। लेकिन वही है, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, चाइना की, पाकिस्तान की इतनी कम पॉपुलेशन में ही बराबर सा नंबर आ रहा है। तो इन्हें देखकर हमें समझ में आ रहा है चाइना के हेल्थ इंडिकेटर्स इंडिया और पाकिस्तान से कई अच्छे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है और मोर्टेलिटी रेट चाइना के अंदर कम है। समझ में आ गया। फिर है नॉलेज एंड एजुकेशन को अगर हम कंपेयर करें, मतलब मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग परसेंटेज एजेड 15 एंड अबव, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने 15 साल से ज़्यादा तक की स्कूलिंग करी है, 15 साल से ज़्यादा वो स्कूल के अंदर गए हैं। तो देखो ये नंबर चाइना के अंदर ज़्यादा है, चाइना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेकेंड नंबर पर इंडिया और थर्ड नंबर पर चाइना। तो अगर हम एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करें, वो भी चाइना के अंदर इंडिया और पाकिस्तान से बेटर है। फिर लास्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, आप देख लो चाइना की ज़्यादा है, सेकेंड नंबर पर इंडिया, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो चाइना में बहुत कम लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, इंडिया में ज़्यादा है और पाकिस्तान में तो और भी ज़्यादा है। परसेंटेज पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन, वो पॉपुलेशन जिन्हें बेसिक सैनिटेशन, बेसिक साफ सफाई मिल रही है, चाइना में 75% लोगों को मिल रही है, इंडिया में सिर्फ 60% लोगों को और पाकिस्तान में भी सिर्फ 60% लोगों को, बराबर है। पॉपुलेशन जिन्हें पीने का पानी मिल रहा है, चाइना में तो 96% लोगों को मिल रहा है, इंडिया में 93% लोगों को और पाकिस्तान के अंदर 91% लोगों को। तो यहाँ पर भी चाइना जो है वो इंडिया और पाकिस्तान से बेटर परफॉर्म कर रहा है। याद नहीं रखना, सिर्फ चीज़ों को बस दिमाग में रखना है, डेटा आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। अब एक नॉर्मल रैंकिंग की बात कर ले तो HDI रैंकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की ओवरऑल रैंक की अगर हम बात करें तो चाइना की रैंक 87 है, अच्छी है तीनों नेशंस में सबसे ज़्यादा। सेकेंड है इंडिया 130, ये याद रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है। थर्ड नंबर पर है पाकिस्तान। तो इतने डेटा में सिर्फ आपको ये रैंकिंग याद रखनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू भी गिवन है, वैल्यू वाइज भी चाइना सबसे आगे है, सेकंड नंबर पर इंडिया, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान, ये नहीं पूछा जाना।
आपको सिर्फ रैंकिंग याद रखनी है। तो चाइना की HDI रैंकिंग तीनों देशों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि चाइना का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा भी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि चाइना का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इज हाईएस्ट अमंग द 3 नेशंस। समझ में आ गया। अब कुछ बातें यहां पर आपको दिमाग में रखनी है। हमें पता है चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान से अच्छा परफॉर्म करा है। हेल्थ इंडिकेटर्स के अंदर भी आप देख लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी चाइना की ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट चाइना के अंदर कम है, सैनिटेशन फैसिलिटीज के मामले में अच्छा परफॉर्म करा है, न्यूट्रिशन के मामले में, एजुकेशन और पॉवर्टी, हर चीज के मामले में चाइना इज बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक चीज मुझे आपको और बतानी थी, अगर हम परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें, चाइना में सबसे कम है, अच्छी बात है। सेकेंड नंबर पर इंडिया, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। ये परसेंटेज इंडिया के अंदर पाकिस्तान से कम है मान लिया, फिर भी एक चीज याद रखना, इंडिया के अंदर नंबर ऑफ पुअर पीपल इज मोर देन पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया के जो नंबर ऑफ पुअर पीपल है वो पाकिस्तान से ज्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही ज्यादा है। मान लिया कि परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया के अंदर पाकिस्तान से कम है, स्टिल इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज सो मच, ठीक है। सो इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल अमंग द 3 नेशंस। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान मान लिया, बट इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है पाकिस्तान से। समझ में आ गया। ये हो गए हमारे तीनों इंडिकेटर्स। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लिबर्टी इंडिकेटर्स। देखो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। फ्रीडम हमारे पास है, फ्रीडम है कि हम हमारी सरकार खुद चुन सकते हैं, प्रॉपर इलेक्शंस वगैरह होते हैं। तो डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हमें सरकार का कोई फैसला मंजूर नहीं होता तो कई बार हम स्ट्राइक्स वगैरह भी करते हैं, हड़ताल वगैरह भी हो जाती है। तो सोशली भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पॉलिटिकली भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम चाहे तो हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, पॉलिटिक्स में उतर सकते हैं। ये है लिबर्टी इंडिकेटर्स। क्या है? लिबर्टी इंडिकेटर्स कि हमारे पास में इतनी फ्रीडम है। ये लिबर्टी इंडिकेटर्स अगर देखा जाए तो ये चीज इंडिया के अंदर है, लेकिन ये चीज चाइना के अंदर नहीं है। अब सोचो अगर हम लिबर्टी इंडिकेटर्स को भी पीछे वाले इंडिकेटर्स में इंक्लूड कर देते तो इंडिया नंबर 1 पर आ जाता ना, लेकिन हम इन इंडिकेटर्स को कभी भी पीछे वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में इंक्लूड ही नहीं करते। HDI रैंकिंग ऑफ इंडिया इज लो एज कंपेयर टू चाइना, हम लोगों ने देखा, बट वो जो HDI इंडिकेटर्स है पीछे जो हम लोगों ने पढ़े उसके अंदर कभी भी लिबर्टी इंडिकेटर्स आते ही नहीं है, उसे हम इंक्लूड ही नहीं करते। जैसे हमारे पास में पॉलिटिकल लिबर्टी है कि हम हमारी सरकार चुन सकते हैं, हम इलेक्शंस भी फाइट कर सकते हैं हमारे पास में, हम लोगों के पास में राइट ऑफ स्पीच है, हमारे पास में दूसरे ह्यूमन राइट्स भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच वगैरह भी है, लेकिन कभी भी इन राइट्स को पीछे वाले इंडिकेटर्स में इंक्लूड नहीं करा गया। हालांकि चाइना की HDI रैंकिंग हमसे अच्छी है, लेकिन इन चीजों में चाइना हमसे पीछे है। एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू राइट्स ऑफ सिटीजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, लिबर्टी इंडिकेटर है। एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि लॉ के सामने लॉ जो है वो अंधा है, वो सबके लिए बराबर है, चाहे PM है, प्रेसिडेंट है, चाहे कोई भी है। लेकिन इस तरह के इंडिकेटर्स को कभी भी पीछे जो HDI इंडिकेटर्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, उसमें इंक्लूड ही नहीं करा गया। अगर इन्हें भी इंक्लूड करते तो ये चीजें इंडिया में ज्यादा अच्छी है, हम थोड़ा आगे निकल सकते थे चाइना से, लेकिन इन्हें इंक्लूड नहीं करा जाता। और कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, जो पीछे वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट रहेंगे, वो एक्चुअल पोजीशन को शो नहीं कर रहे। छोटा सा टॉपिक था। अब देखो लास्ट में हम लोग सिर्फ एक कंक्लूजन दे रहे हैं, तीनों देशों का अप्रेजल है, अच्छी बातें बताएंगे, कंक्लूजन देकर चैप्टर को फिनिश करेंगे। चाइना के अंदर रिफॉर्म्स कब आए? याद रखना 1978 के अंदर। रिफॉर्म्स चाइना में ऐसे ही नहीं आए, एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस के बाद में आए, ठीक है। चाइनीज लीडर्स ने प्रॉपर सोच समझ के रिफॉर्म्स लेकर आए। It was realized by the leaders that the Maoist strategy of growth was not giving the desired result. माओ जेडोंग की डेथ के बाद में लीडर्स को रियलाइज हुआ कि जो माओ जेडोंग की पॉलिसीज वगैरह थी, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, उसकी वजह से चाइना को ग्रोथ नहीं मिल रही, इसलिए 1978 के अंदर क्या आए? रिफॉर्म्स आए।
चाइना के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था, हम लोगों ने पढ़ा था। लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, कम्यून सिस्टम आया था, बाद में कम्यून सिस्टम को खत्म करा गया, लोगों को बोला गया कि आप अपने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए चाइना ने क्या स्टैब्लिश करे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेटअप करे गए। चाइना ने हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च करा गया। Foreign direct investment worked as a solution for all problems for the Chinese economy and China emerged as the epicenter of manufacturing activity। मैंने बताया स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करे गए, बहुत सारे फॉरेनर्स ने चाइना के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई और चाइना देखते ही देखते वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, एक एपिसेंटर बन गया प्रोडक्शन का, कि मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइना में धड़ल्ले से होता है, दूसरे देश चाइना से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और ये रिफॉर्म्स ऐसे ही नहीं आए, प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा गया कि सबसे पहले देखा गया कि यार हम रिफॉर्म ला रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट है, चेंजेस ला रहे हैं तो क्या कॉस्ट आएगी, यानी कि ये चेंजेस लाने के लिए हमें क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, प्लस इनका हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह से प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे गए, छोटे लेवल पर रिफॉर्म्स लाए गए, सही से काम कर रहे थे तो फिर बड़े लेवल पर चाइना के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए। तो बस एक क्विक रिवीजन था, याद रखना चाइना में रिफॉर्म्स कब आए, 1978 के अंदर, डेट याद रखनी है। सेकंड नंबर पर पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए थे चाइना से 10 साल बाद में 1988 के अंदर, लेकिन रिफॉर्म्स के बावजूद भी पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर नहीं उठ पाई, पाकिस्तान नीचे ही रहा। प्रायर टू रिफॉर्म्स से पहले तो फिर भी बेटर था पाकिस्तान, रिफॉर्म्स के बाद में तो एकदम गया बीता हो गया। जैसे 1960 की अगर हम बात करें तो पुअर लोगों का परसेंटेज था पाकिस्तान के अंदर 40%, ठीक है, जो कि डिक्रीज होकर 1980 के अंदर 25% पर आ गया था, मतलब पुअर लोगों का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था। लेकिन इन रिफॉर्म्स के बाद में 1988 के बाद में दोबारा से पुअर लोगों का परसेंटेज उल्टा बढ़ने लग गया पाकिस्तान के अंदर। 1990 यानी कि रिफॉर्म्स के 2 साल बाद में पाकिस्तान की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो सबसे ज्यादा लोएस्ट थी। पाकिस्तान शोड अ साइन ऑफ ग्रोथ, थोड़ी बहुत पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ देखी गई 2017-18 के अंदर, जब पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ थी 5.5%। इस टाइम पर पाकिस्तान का थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्चरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा था। ग्रोथ रेट दे रखी है लेकिन याद नहीं रखनी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी रिफॉर्म्स के बाद में डाउन ही गई है, अच्छी नहीं हुई। अब देखो मेन रीजन क्या है कि पाकिस्तान इकोनॉमी डाउन क्यों है, क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर आपने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे, याद है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर इंडिया के अंदर जमींदारी सिस्टम जो था उसे खत्म करा गया था। एग्रीकल्चर के अंदर आपने देखा होगा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग पर एक लिमिट लगाई गई थी कि कोई भी पर्सन अपने पास में इतना ही लैंड रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कि जिनके पास में टुकड़ों के अंदर लैंड है उनसे टुकड़ों वाले लैंड ले लो, सीधे एक बड़ा लैंड अलॉट कर दो। ऐसी चीजें इंडिया में हुई थी एग्रीकल्चर के अंदर, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए थे। टेक्निकल चेंजेस भी आए कि हम लोगों ने परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन वगैरह डेवलप करे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी एग्रीकल्चर के अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करे गए, कोई खास टेक्निकल रिफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आए। तो सीधी सी बात है, अगर आप चेंजेस ही नहीं लाओगे, रिफॉर्म्स ही नहीं लाओगे, इंप्रूवमेंट के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल आउटपुट कैसा रहा, फ्लक्चुएटिंग रहा, कि अगर बारिश हो रही है तो प्रोडक्शन हो जाता, बारिश अगर किसी साल नहीं हुई या कम हुई है तो प्रोडक्शन कम होता, तो पाकिस्तान थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लेता, नहीं होता तो फिर ये फॉरेक्स रिजर्व्स गिरने लग जाते, ऐसी कंडीशन रही है। शुरू से पाकिस्तान जो है वो बोरोइंग्स पर डिपेंडेंट है, कभी वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगता है, कभी आईएमएफ से पैसा मांगता है, या फिर पाकिस्तान के जो लोग अरब नेशंस में काम कर रहे हैं, अरब नेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को घर खर्च के लिए पैसा भिजवाते हैं, जिसे हम रेमिटांसेस बोलते हैं। तो वो या तो रेमिटांसेस पर डिपेंडेंट है या फिर वो बोरोइंग्स पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑल्सो फेल्ड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, कोई इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं करा गया है, शुरुआत से बोरोइंग्स पर डिपेंडेंट है, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेता है, दूसरे कर्जे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेता है, तो डेट ट्रैप यानी कि लोन के कर्जे के जाल में फंस चुका है। इतना पैसा बोरो करता है, उस पैसे पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो सारा पैसा इंटरेस्ट और लोन चुकाने में चल जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट पर पैसा ही खर्च नहीं कर पाती। तो देखो वही है, पाकिस्तान में आपको पता है आज की डेट में दोबारा पॉवर्टी आ रही है, रीएमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी दोबारा देखी जा रही है ना। इंडिपेंडेंस से ही हम लोगों ने देखा है पाकिस्तान ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा है फॉरेन कंपटीशन से, खुलकर एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करा।
ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, फिर भी ग्रोथ बहुत कम है। रिफॉर्म्स आए 1988 के अंदर, क्लोज्ड इकोनॉमी को थोड़ा सा ओपन इकोनॉमी बनाया गया, फॉरेन कंपटीशन को भी बढ़ावा दिया गया, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद में भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पोवर्टी मोड, गरीबी वाले मोड के अंदर ही है। इसीलिए 2011 के अंदर जब इंडिया और चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% और 9.5% थी, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट देखो आप कितनी कम थी, सिर्फ 2.6%। तो वही है, पाकिस्तान के अंदर कुल मिला के दोबारा से गरीबी आ रही है, कुछ नहीं है, खाने पीने को ओढ़ने को कुछ नहीं है। कारण क्या क्या है हमें पता है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेकर आया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे मैंने बताया, जमींदारी सिस्टम हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो गया, लैंड पर एक लिमिट लगाना, सीलिंग ऑन लैंड वगैरह कुछ नहीं लेकर आ रहा। एग्रीकल्चरल आउटपुट कैसा है, वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएट होता है, बारिश हुई तो प्रोडक्शन हुआ, बारिश नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं हुआ। अच्छी हार्वेस्ट मतलब एक्सपोर्ट कर देगा, अच्छी हार्वेस्ट नहीं हुई एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए यानी कि यूएस डॉलर्स के लिए, या तो जो अरब नेशंस के अंदर वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो अरब नेशन सऊदी अरेबिया वगैरह के अंदर काम करते हैं, वो अपनी फैमिली को थोड़ा पैसा भिजवा देते हैं, रेमिटांसेस आ जाते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसा बोरो कर लेता है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चरल आउटपुट को एक्सपोर्ट करके कभी कभार पैसा कमा लेता है। और क्या कारण है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, मैंने बताया ना, सरकारें गिर जाती है, कभी भी कोई सरकार अपना टेन्योर ही आज तक वहां पर कंप्लीट नहीं कर पाई, तो वही सरकारें वगैरह गिर जाती है। हैज़ कॉस्ट अ लॉट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, लॉ और ऑर्डर पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और पाकिस्तान जो है ना वो डिफेंस पर ज़्यादा पैसा खर्च करता है, यहाँ बम गिरा दो, वहाँ बम गिरा दो। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप दूसरे देशों पर बम गिराओगे तो आपको खुद के डिफेंस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, खुद की रक्षा के लिए। तो इन चीज़ों पर पैसा ज़्यादा खर्च करता है, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट पर पैसा खर्च नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन पाकिस्तान की है, जो कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। लास्ट है इंडिया। इंडिया का हमें पता है हमारी कंडीशन चाइना जितनी अच्छी भी नहीं है तो पाकिस्तान जितनी बुरी भी नहीं है। जैसे पाकिस्तान का जीडीपी है इंडिया के जीडीपी का सिर्फ 11%, वहीं इंडिया का जीडीपी है चाइना के जीडीपी का 41%। तो हम चाइना से पीछे हैं लेकिन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। ऑल्सो इंडिया इज़ फार बिहाइंड चाइना। अच्छा, इंडिया इज़ फार बिहाइंड चाइना बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ पॉलिटिकल विश। देखो इंडिया चाइना से पीछे क्यों है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विश की वजह से। चाइना के अंदर सरकार हमेशा सरकार की एक विल रहती है कि कुछ ना कुछ करना है, एक पॉलिटिकल विल है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना है तो करना है, टर्चरी सेक्टर को डेवलप करना है तो करना है। ये चीज़ इंडिया के अंदर नहीं है, उतना पॉलिटिकल विल ही नहीं है। हम तो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे, अगर आपको पता हो रियल लाइफ के अंदर। और एनफोर्समेंट ड्राइव भी अच्छा नहीं है। चाइना के अंदर अगर कोई पॉलिसी आई है तो वो प्रॉपर्ली एनफोर्स होगी, लागू होगी, एग्जीक्यूट होगी। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। सरकार अगर कोई पॉलिसी लेकर आती है तो हम लोग विरोध कर देते हैं, हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अगर सरकार पेंशन बंद करेगी हम लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई हमें तो पेंशन दो। सरकार रिजर्वेशन लाती है तब हम आवाज़ उठाते हैं। तो वही एनफोर्समेंट ड्राइव नहीं है। अगर सरकार कोई पॉलिसी प्रोग्राम को एनफोर्स करना भी चाहती है तो कभी कोई कम्युनिटी उसके अगेंस्ट चले जाती है, कभी कोई कम्युनिटी उसके अगेंस्ट चल जाती है। जीएसटी आया, बहुत लोगों को अच्छा लगा तो बहुत लोगों ने उसका विरोध भी करा, यानी कि कुछ लोग फेवर में होते तो कुछ लोग फेवर में नहीं होते। चाइना में ऐसा नहीं है, अगर सरकार ने कुछ बोल दिया तो वही होगा, आप लोग उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सो वी लैग बिहाइंड इन इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एज कम्पेयर टू चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर तो ऑटोक्रेटिक प्रोसेस है, तानाशाही है, जो सरकार ने बोला वही होगा। इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं। स्टिल डेमोक्रेसी इज फार बेटर देन ऑटोक्रेसी। चाइना के अंदर जो ऑटोक्रेसी है उससे तो हमारी डेमोक्रेसी ज़्यादा बेटर है। कैसे? जैसे करके खांसते पीसते हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मेरा ये चैप्टर कराने का कोई मूड नहीं था आज। रीज़न सिंपल सा है, मैं इस तरह से खांसती रहूँगी, मैं बेटर वे में डिलीवर नहीं करा पाऊंगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम करा दो करा दो करा दो करा दो, तो मैंने सोचा कैसे जैसे करके बना देते हैं। कैसा भी लगा मुझे कॉमेंट्स के अंदर बता देना, अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी फीडबैक होगा ना प्लीज़ लेट मी नो। मैं जल्दी से देखती हूँ यार, मेरी मेडिसिन से सही होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता देन सर्जरी कराएंगे और फिर जल्दी से हम लोग प्रॉपर वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।